चलिए जी बायोलॉजी स्टार्ट करना है। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में आपको ये देखना है कि लाइफ के लिए मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदा रहने के लिए किस किस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक प्रोसेस तो होता है सांस लेना यानी कि रेस्पिरेशन, एक प्रोसेस होता है इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड मतलब खाने का इंटेक करना, किसी भी तरीके का फूड का इंटेक करना। एक होता है डाइजेशन, दूसरा होता है एक्सक्रीशन। तो जो अलग अलग तरीके के जो प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को आपको स्टडी करना है। वो स्टडी करने से पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो यही देखना है कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करिएगा all the plants and animals including human beings, all the plants and animals including all the plants and animals including human beings are alive or living things, are alive all the plants and animals including human beings are alive or living things। तो जितने भी प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए उन सबको हम बोलेंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उन सबको हम क्या बोलेंगे कि वो अलाइव है, जिंदा है या लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में वो आ जाते हैं। अब किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये बताने का क्राइटेरिया क्या है, ये बता हम किस तरीके से पाते हैं, नोट करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया to decide whether something is alive or not, to decide whether something is alive the most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement, is the movement अगला पॉइंट लिखेंगे, all the living things which are alive move by themselves without any external help। Move by themselves without any external help। Move by themselves without any external help। कौन सा कॉन्ट्रडिक्टरी है? हाँ, पहला नोट करें, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर animals can move
from animals can move from one place to another or they can move their body parts or they can move their body parts or they can move their body parts और नोट करें the plants can only move parts of their body such as leaves, flowers, shoots and roots. Leaves, flowers, shoots and roots. इतना नोट करिएगा। और इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब के सब अलाइव हैं या लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, अच्छा, किसी भी चीज़ के बारे में कैसे बताया जा सकता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है मूवमेंट का। अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, अगर वो मूवमेंट शो कर रहा है तो हम ये बोलेंगे कि वो लिविंग है। अगर मूवमेंट नहीं शो कर रहा तो हम बोलेंगे नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल, एक चेयर या टेबल रखी हुई है रूम के अंदर, तो अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नली आकर उस पर प्रेशर ना लगाए, फोर्स ना लगाए, तो हम ये बोलेंगे कि भाई वो तो चुपचाप वहीं की वहीं रहेगी, वो अपने आप से मूव नहीं करने वाली। वहीं पर अगर हम ये कहें कि ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो उनको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए हम चल रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं, या कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो भी एनर्जी आ रही है वो इंटरनल एनर्जी है, अंदर से आ रही है एनर्जी। ऐसा नहीं है कोई बाहर से आकर हमको पुश कर रहा है और हमको चल रहा है, चलाने के लिए बोल रहा है, या हमको दौड़ने के लिए कोई बोल रहा है, तो एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इंटरनली एनर्जी आ रही है, उसी से हम चल रहे हैं और फिर रहे हैं। उसके बाद एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। तो एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह तक चले भी जाते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हम अगर अपनी बात करें तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर लेते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह तक चले भी जाते हैं। लोकोमोशन भी शो करते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। वहीं अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ट्रैवल तो नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन अपने बॉडी पार्ट्स को जरूर मूव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, सनफ्लावर प्लांट होता है। सनफ्लावर प्लांट को आप कहीं पर भी रखें, उसका जो फ्लावर है और उसका जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ ही झुक जाता है। ये उसकी खास प्रॉपर्टी होती है। इसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो वो मूव ही उसी डायरेक्शन में कर जाता है जिस डायरेक्शन में उसको लाइट नज़र आती है। फिर आप ये कहेंगे कि क्या ये केस सनलाइट में ही होता है? हम ये कहेंगे नहीं। अगर आप सनलाइट की इल्यूमिनेंस वाली, इल्यूमिनेंस मतलब जितनी ब्राइटनेस सनलाइट प्रोड्यूस करती है उतनी ब्राइटनेस वाली अगर आप रूम के अंदर भी लाइट आप प्रोड्यूस करेंगे, रूम के अंदर रखेंगे, तो भी आप देखेंगे कि आप सनफ्लावर है, सनफ्लावर का फ्लावर दूसरी तरफ को कर दीजिए और आप लाइट जला दीजिए उसके पीछे, आप 1-1.5 घंटे बाद आकर देखेंगे वो फ्लावर घुमा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट की तरफ झुकता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो है उसके अंदर, कुछ तो लिविंग है, तभी तो वो अपना मोशन शो कर रहा है। इसी तरीके से एक छुई-मुई का पौधा होता है, सुना होगा, मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं उसको बायोलॉजिकल टर्म में। तो उसमें क्या होता है कि उसके अगर आप लीव्स को, उसकी लीव्स होती हैं, उसकी लीव्स को अगर आप टच करेंगे तो टच करते ही वो एकदम से सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जैसे ही आप अपना हाथ रिमूव करते हैं तो वो वापस थोड़ी देर बाद फिर से अपना मतलब प्रॉपर उसकी लीव्स जो है वो खुल जाती हैं। तो वो भी तो कुछ शो कर रहा है।
तो उसका भी कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा होता है कि बहुत बारीक सा मेम्ब्रेन होता है, उसको हल्का सा इशारा चाहिए होता है, उस हल्के से इशारे से उसका पानी जो है वो पानी निकल के रूट में चला जाता है सीधा, और जैसे ही रूट में चला जाता है तो पानी अगर किसी भी जगह से श्रिंक होगा तो वो चीज़ जो है वो सिकुड़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो नाराज़ हो जाता है कि तूने मेरे को छुआ क्यों, या मैं तेरे से बात नहीं करता है ना, मैं तो मुँह फेर दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो छुई मुई का मतलब ये है कि छुआ, और छुआ तो हमने मुँह फेर लिया, तुमने छुआ कैसे है ना, हमने मुँह पीछे कर लिया, तो वो नहीं है। वो तो ऐसे ही हिंदी में उसको छुई मुई का पौधा बोल देते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि उसका मेम्ब्रेन होता है, बड़ा बारीक सा मेम्ब्रेन होता है, वो टच करते ही वो एकदम से बर्स्ट कर जाता है और पानी एकदम से निकल के सीधा का सीधा रूट में चला जाता है। खैर सभी प्लांट्स पे से डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज थोड़ी ना होती है। ज़्यादातर प्लांट्स की यही होती हैं, जितने भी प्लांट्स हैं ना वो क्या करते हैं, देखिए हम प्लांट्स में लोकेलिटी में देखेंगे उनके प्रॉपर्टीज थोड़ी ना होती। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसा होता है कि 4-5 अलग अलग तरीके के मोशन होते हैं प्लांट्स में, अलग अलग तरीके के मोशन होते हैं, आई थिंक 5 तरीके के होते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म तो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है सनफ्लावर में। अगर हम बात करें आलू के पौधे की, तो आलू का पौधा दिखाई देता है बाहर, आलू कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर रूट की तरह होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि वो जियोट्रॉपिज्म फॉलो करता है। जियोट्रॉपिज्म इज रिलेटेड टू ग्रेविटी। तो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ ही, नीचे की डायरेक्शन में डेवलप करेगा, वो नीचे की डायरेक्शन में डेवलप करेगा, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो उसने वो मोशन शो करा कि भाई मैं नीचे ही डेवलप होऊंगा, तुम कितने भी जोर लगा लो, मैं ज़मीन के ऊपर आऊँगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है ग्रेविटी के अलाउ है। तो वो तो हो गया जियोट्रॉपिज्म। एक होता है कीमोट्रॉपिज्म। हाँ, अगर नीचे किसी एलिमेंट की ग्रोथ हो रही है तो उसमें मूवमेंट क्या हुआ? मूवमेंट ये तो है कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज ऑल्सो मूवमेंट। अगर मान लीजिए हमने एक छोटा सा पौधा लगाया और पानी देते रहे, थोड़े दिनों में वो बड़ा हो गया, तो प्लास्टिक थोड़ी बड़ी हो जाएगी। या कोई टेबल रखी हुई है, टेबल को पानी देते रहे, वो बड़ी थोड़ी हो जाएगी, नहीं होगा। तो वही चीज़ है कि लिविंग थिंग्स, ये काम वैसे करा है कभी किसी ने? ये किसी चीज़ को बड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है ना। मैं कर चुका हूँ ये काम, मैं कर चुका हूँ। एक गमला था, गमला टूट गया था, मेरे से छत पर रखा हुआ था, छोटा था, मैं शायद 1st या 2nd क्लास में रहूँगा। तो आपको पता नहीं होगा, एंटीना होता था पहले, घरों की छतों पर एंटीना लगाते थे। एंटीना मतलब सीधी सीधी लाइंस होती थी, एल्यूमिनियम की वो रॉड होती थी। पता नहीं क्या खुराफात सूझी, मेरे को एंटीना ही तोड़ दिया। ऐसे ही देखते हैं, इसको उखाड़ के देखते हैं क्या होता है। तो एंटीना का तो कुछ उड़ा नहीं, मेरा उखड़ गया। तो अब क्या हुआ कि वो जो एंटीना था उसकी जो रॉड थी, उसकी रोड पतली सी थी, और उससे ना आर पार देखते थे। तो हम दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहते थे उसमें से, बस ये गेम था हमारा। मोबाइल फ़ोन नहीं था ना तब, मोबाइल मूवीज़ वो बहुत बड़ी थी, थिएटर भी नहीं थे। सर लगता है अगर मिल जाता, क्या अगर उस टाइम मिल जाता? नहीं, मिलता नहीं। एक और भी डेंजरस घटना हुई है मेरे साथ, बताऊँगा। तो वो जो पतला सा उसका पाइप था ना, खेल रहे थे छत पर, गमला टूट गया। गमला टूट गया तो दोनों भाइयों में सेटिंग हो गई। सेटिंग इस बात की हो गई क्यों कि अगर पता चल गया मम्मी पापा को कि गमला टूट गया तो गलती नहीं पूछी जाएगी, किसके, दोनों पिटेंगे। तो फिर आपस में सेटिंग कर ली कि नहीं भाई, तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, और दोनों ने अपना गमले को साइड से ईंट लगाकर चिपका दिया, ऐसे उस पर मिट्टी लगा दी कि ये बस ऐसे ही रहेगा। और जब मम्मी पापा देखेंगे तो वैसे ही टूटा हुआ है, मुझे नहीं पता, बंदर ने बिल्ली ने तोड़ दिया होगा, हमें नहीं पता। तो ये सोच लिया। फिर मैंने कहा नहीं एक काम और करते हैं। वो पाइप पड़ा हुआ था छोटा सा उसका, वो पाइप भी गाड़ दिया उसके अंदर। मैंने कहा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको ना मैं मोड़ के एंटीना बना दूंगा। पानी देता रहा बहुत दिन तक, वो बड़ा हुआ ही। और आप लोगों ने पता नहीं एक वीडियो गेम खेला होगा, यानी मारियो, मारियो। पापा मम्मी तो डेंजरस थे बहुत ज़्यादा, शायद सभी के होते हैं। और मामा बहुत अच्छे थे। तो मामा ने क्या करा, मामा ने वीडियो गेम लाकर दे दिया था। फिर कहने लगे मैं ना बहुत जल्दी में था बेटा, मैं कैसेट नहीं लेकर आ पाया ऐसे। उसके अंदर ना ऐसे कैसेट लगाई जाती थी ऊपर, और दो वायर होते थे, एक वायर इधर और उसमें वो हैंड से पकड़ के उसको टक 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 ऐसे। हाँ, तो वो गेम बड़ा चलता था। अब गेम रखा रहा, सालों बीतते चले गए, कैसेट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसेट कौन लाता, या तो पापा या मम्मी, तो डेंजरस थे। ये काम हुआ है बचपन में। तो तब यही चीज़ थी थोड़ी बहुत जो एंटरटेनमेंट की अवेलेबल थी, और वो भी पूरा नहीं करा गया। और आज लगता है कि शायद ठीक हो, आज लगता है कि शायद ठीक हो। शूट्स में कब मूवमेंट होती है? शूट्स में तो मूवमेंट होती है, शूट्स में तो हमेशा मूवमेंट होती है। सर मैंने वो बनाया, पेंसिल की छिलके डाल के रेसिपी करती है। हाँ
दूध में कैसे की छिलके डालते हैं कि जैसे बन जाती है। अरे ये हमको पता नहीं किसने बताया, होता तो है नहीं कुछ, हाँ सर तो 2 दिन रखा पता नहीं हमसे नहीं। ये मतलब अब तक चल रहा है ये अब तक चल रहा है, पता नहीं इस पर पेंसिल को छीन के डाल दो और इरेजर बन जाएगी, पता नहीं बहुत सब, मुझे लग रहा है सभी ने करा है। सर एक डाउट है। हाँ जी बताओ। सर जैसे उसमें लिखा है कि मूवमेंट की वजह से स्प्रे साइड करते हैं, सर उसके मतलब बेहोश है तो उसे डेड थोड़ी घोषित करेंगे। अच्छा तो वो तो एक तरह से स्लीप मोड में चला गया ना, वो तो स्लीप मोड में चला गया। तो हम ये कहते हैं कि 2 अलग अलग तरीके के मूवमेंट हो गए। एक मूवमेंट तो ये हो गया कि वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, और एक मूवमेंट ये है कि जब वो बेहोश भी है तो ग्रो तो कर ही रहा है, ग्रोथ तो उसकी होती है, ग्रोथ भी एक मूवमेंट है, ग्रोथ भी एक मूवमेंट है। और ग्रोथ जो है वो हर इंस्टेंट पर होती है। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स तो कभी आपको कहेंगे ही नहीं कि बेटा तो लंबा हो गया है ना, लेकिन कोई रिलेटिव देखेगा तो वो बहुत दिनों बाद वो देखेगा लंबा हो गया है, तो वो है क्या कि उन्होंने आपको बहुत दिनों बाद देखा और थोड़ा माइक्रो इंचेस या नैनो इंचेस आप हर मोमेंट पर बढ़ रहे हो। 8 बजे थोड़े छोटे थे, 9 बजे थोड़े और बड़े हो गए, है ना, वो आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। अरे 1 मिनट सुन लो। हाँ नहीं, हार्ट का तो मूवमेंट है ही ना, हार्ट का तो मूवमेंट एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ना है, बहुत डिटेल में है ये चैप्टर, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। आते रहना इसको, आते रहना। उसमें लिखा एक्सटर्नल हेल्प नहीं लगती सर, कोई एज पर्सन अगर वो किसी स्टिक के चल रहा है तो उसे नहीं बोलेंगे एक्सटर्नल हेल्प। सर एक्सटर्नल हेल्प का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे खड़े हैं और चल रहे रोबोट की तरह, ठीक है, वो एक्सटर्नल है। अरे पैर तो उठा ही रहना मतलब अपने आप, ये ऐसा थोड़ी है कि मुझे स्टिक है, वो स्टिक ही उसका पैर उठा रही है, स्टिक लगा रही है पैर में, चल बैठा नहीं फंडामेंटल। और अब जो है जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का कोई डाउट आया, मैं बता रहा हूँ, तो इधर अलग कहानी शुरू हो गई, पीछे अलग ही चल रही है कहानी, है ना। अरे बड़े मेहनत बच्चे हैं, क्या बोल रहे हो? हाँ बड़ा चलिए The plants also move parts of their body such as leaves, flowers, shoots and roots। तो डिटेल में एक चीज़ और पढ़ेंगे, एक हाइड्रोट्रोपिज्म भी होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? पानी के आसपास हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक काम करा, आपने एक ज़मीन के अंदर आपने रूट है पौधे की, किसी की पौधे की रूट है, और आपने उसमें पानी देना बंद कर दिया, बिल्कुल उसको सुखा दिया है, तो अंदर तक जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी सूख गई। अब आपने क्या करा कि जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है और यहाँ पर आपने इतनी मिट्टी में इसमें पौधा लगा रखा है ऐसे, रूट्स की तो टाइप होती है ना। हाँ रूट्स की तो टाइप होती है ना। हाँ रूट्स की टाइप होती है, अपने सिलेबस में नहीं आएगी। तो आप ये मान लीजिए कि कोई पौधा लगा हुआ है और उस पौधे की नीचे ये रूट्स है, तो आपने क्या करा, ये पूरी जो सॉइल है ना जिसमें ये अंदर गया हुआ है, वो पूरी की पूरी जो सॉइल है वो ड्राई है, उसमें पानी वानी है ही नहीं। और यहाँ पर आपने क्या करा, बारीक सा ऐसे पिट बना दिया, पिट में तो छोटा सा गड्ढा बना दिया, और इसमें आपने ड्रॉप करके यहाँ पर कोई भी टैप लगा दिया ऐसे, और ड्रॉप करके पानी इसमें जा रहा है, बूंद करके ही जा रहा है। तो वो बूंद करके भी क्या होगा, इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं, मतलब एक बूंद पड़ती रहती है। तो यहाँ से धीरे धीरे ये मिट्टी ऊपर की थोड़ी सी गीली होनी शुरू होगी, थोड़ी सी नीचे की, फिर थोड़ी सी नीचे की, धीरे धीरे करके ये पूरी मिट्टी जो है इसमें थोड़ा मॉइस्चर आना शुरू होगा। तो ये क्योंकि जिंदा है, क्योंकि ये लिविंग है, तो ये क्या होगा कि रूट को हमेशा पानी चाहिए होता है। तो ये नहीं है कि पानी ट्रैवल करता हुआ इसके पास तक आएगा, ये रूट मुड़ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करा जा सकता है, मतलब नियरली इन 5 to 6 आवर्स,
बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, 5-6 घंटे में। और ये कैसे ऑब्जर्व करा जा सकता है, एक कांच का एक कंटेनर ले लें और कांच के कंटेनर में बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी जो है डस्ट भर दो इसके अंदर, और उसके अंदर आपने किसी एक रूट को ऐसे लगा दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब मोशन टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ रूट्स जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। तो ऐसे 4-5 तरीके के मूवमेंट्स हैं वो प्लांट्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक मूवमेंट हो गया ग्रोथ का, दूसरा रूट भी मूव करती है। रूट मतलब ज़मीन के नीचे वाली चीज़ को रूट बोलते हैं, ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ को शूट बोलते हैं। जब पानी वगैरह देते हैं, प्रॉपर ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो शूट तो ग्रो करती ही करती है, ठीक है। लीव्स का मोशन हमने मिमोसा प्यूडिका का एक एग्जांपल आपको बताया कि टच करेंगे तो उसकी लीव्स जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं। और बाकी प्लांट्स में सब में सारी चीज़ें नहीं हैं भाई, किसी में रूट मोशन कर रही है, किसी में शूट मोशन कर रही है, किसी में लीव मोशन कर रही है, किसी में फ्लावर्स मोशन कर रही है, तो सब में सब कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई एक चीज़ हो जाएगा, हाँ, किसी न किसी एक चीज़ से। और ये जो एक चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं स्टिमुलस, बायोलॉजिकल टर्म में इसको बोलेंगे स्टिमुलस, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप नोट करो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। लिखिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स of living things are as follows. First है, they can move by themselves. They can move by themselves. Second है, they need food, air and water. They need food, air and water. Third है, they can grow. They can grow. Fourth है, they can respond to changes around them. They can respond to changes around them. That is, they are sensitive. Fifth है, they can respire. Release energy from food. Sixth है, they can excrete. ब्रैकेट में लिखिए, get rid of waste materials from their body.
सेवंथ है they can reproduce, that is they can have young ones. That is they can have young ones. तो इनकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की। फर्स्ट है दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स, कि अपने आप चल सकते हैं, मोशन शो कर सकते हैं। सेकंड है दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए। थर्ड है दे कैन ग्रो, वो ग्रोथ शो करते हैं। फोर्थ है दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दैट इज दे आर सेंसिटिव। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम का मतलब क्या है कि आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कुछ चेंज होगा तो हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे। ठंड लगेगी तो हम कुछ ज़्यादा कपड़े पहनेंगे, गर्मी लगेगी तो हम फैन चला लेंगे, ठीक है। दे कैन रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ सांस लेना नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो फूड को बर्न करती है और फूड के बर्न होने से एनर्जी मिलती है बॉडी को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो दे कैन रेस्पायर, वो रेस्पायर भी करते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है दे कैन एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब बॉडी में जो एक्सेस मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करना, निकाल देना। सेवंथ है दे कैन रिप्रोड्यूस, दैट इज दे कैन हैव यंग वंस। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग्स हो सकती हैं, उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन रिप्रोड्यूस, दैट इज दे कैन हैव यंग वंस। तो टोटल 7 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद हाँ जी पानी देता हूँ। They need food, air and water. अब लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं? एक मिनट वेट करिए बस। मौका लगते हैं आप लोग क्या इंस्टा वगैरह यूज करते हैं? इंस्टा पे है, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कुछ मोदी जी वगैरह को, कुछ ट्विटर में बस पढ़ते हैं। सब व्हाट्सएप देखो नहीं सब, टेलीग्राम देखो।
रिजल्ट अभी टाइम लगेगा देखो सर एक बार बहुत मजा एक बार तो देख लेना चलिए, तो लाइफ प्रोसेसेस, basic functions. The basic functions performed by living organisms performed by basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth, to maintain their life basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. Are called life processes. Full stop. The basic life processes common to all the living organisms are the basic life processes common to the basic life processes common to all living organisms are nutrition and respiration, second ligand, transport and excretion, third ligand, control and coordination, अगला लिखें ग्रोथ, अगला लिखें मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं विच आर कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस मिलते ही मिलते हैं देखने के लिए। तो न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन जो पहला वाला लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन अलग है, रेस्पिरेशन अलग है। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना। तो ट्रांसपोर्ट 3 फ्लूइड्स के थ्रू होता है। एक होता है वाटर, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। तो ये 3 ही फ्लूइड्स हैं जो बॉडी में फ्लो करते हैं। तो इन 3 फ्लूइड्स के थ्रू ही बॉडी में अलग अलग वाइटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना वो इन्हीं की वजह से होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ग्रोथ मूवमेंट में नहीं आएगा, इसमें ग्रोथ मूवमेंट में ही आएगा। और इस वजह से ये ग्रोथ मूवमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में ही ग्रोथ और मूवमेंट दोनों चीज़ें आएंगी और रिप्रोडक्शन वाला भी चैप्टर ही अलग है। तो हमको इस चैप्टर में बेसिकली बस ये 2 चीज़ें पढ़नी हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, और ये बस नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक, काफ़ी कुछ है इसमें करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आप हेडिंग डालिएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से स्टार्ट कर रहे हैं।
टॉपिक ही स्किप कर लिया। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में नोट कीजिएगा, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स Nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, like carbohydrates, fats, proteins, like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water, vitamins and water by an organism as well as the utilization by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. Of these nutrients, utilization of these nutrients by the organism. By the organism. The nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins. तो बॉडी में इन सब चीज़ों का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स और वाटर, इन सब चीज़ों का इंटेक जो है वो by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. मान लीजिए आप इंटेक तो कर रहे हैं इन सब चीज़ों का और स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है कि डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आप चीज़ें जो हैं वो इंटेक तो कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जा तो रहा है, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स बॉडी में जा तो रहे हैं, लेकिन डाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप उनको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उन सब चीज़ों को। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती रहनी चाहिए, इंटेक भी हो और उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन भी हो। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके का होता है, नोट करें। देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। There are mainly two modes of nutrition. There are mainly two modes of nutrition. तो दो मोड होती है न्यूट्रिशन की। फर्स्ट आप लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Autotrophic mode of nutrition. इसमें नोट कीजिएगा, it is that mode of nutrition. It is
it is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes or it is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from simple inorganic materials. Its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water, present in the surroundings with the help of sunlight energy. The green plants have an autotrophic mode of nutrition. The green plants have an autotrophic ये इसकी डेफिनेशन थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसमें पॉइंट लिखिएगा. The green plants have an autotrophic mode of nutrition. The autotrophic bacteria like green sulfur bacteria, and purple sulfur bacteria, sulfur bacteria also follow. साइनोबिक होता है ना, दोबारा बोलो. साइनोबैक्टीरिया मैंने सुना नहीं. वो तो होता है ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे होता है. अच्छा, उसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. मुझे मालूम नहीं. Also follow autotrophic mode of nutrition.
also follow autotrophic mode of nutrition. All the organisms or plants which follow autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. उनको बोलते हैं हम autotrophs. Autotrophs contain a green pigment called chlorophyll Autotrophs contain a green pigment called chlorophyll, which is capable of trapping sunlight energy. Sunlight energy. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए एक इनके पास एक पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की हेल्प से वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल जाती है और वाटर जो है वो या तो दे दिया जाता है, उनको कोई वाटरिंग कर देता है प्लांट की, और या फिर उनकी जो रूट्स हैं वो ही जो ग्राउंड से ही वो सब कर लेती है वाटर को। ये ऑटोट्रॉफ्स हो गया। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हीट्रोट्रॉफिक है ना। हीट्रोट्रॉफिक अगली क्लास में कराता हूँ, आज इतने कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? ये बताना, अरे ऑफ राइट ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑफ समथिंग लाइक काफी देर आके अच्छी